हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल का चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जैसे आपका मार्स है, जुपिटर है, यानी कि मंगल और बृहस्पति और वरुण जो ग्रह है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया था, पृथ्वी के बारे में बताया था कि भाई पृथ्वी में क्या क्या है। उसको हम नीला ग्रह कहते हैं। वो अपने अक्ष पे 66 यानी कि 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि भाई लंब से आपका जो कक्षा तल है उसका जो कोण है वो 23.5 डिग्री बनता है। और इसके अलावा हमने किया था कि भाई जैसे आपका अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि भाई कैसे हम अर्थ सिस्टम के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बनाते हैं, जिससे हम जिनको हम अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अर्थ में बताया था कि पृथ्वी में हम देखते हैं इसका जो केंद्रीय भाग है, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, जो मिड पार्ट है, उसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं। और ये जो विषुवत रेखा है ये पृथ्वी का वो भाग है जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, अर्थात यहाँ पे हमेशा क्या होता है, काफ़ी गर्मी रहती है। और ये वो क्षेत्र भी है जहाँ सबसे ज़्यादा वनस्पति पाया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यानी कि यहाँ पे आपका जो सापेक्ष आर्द्रता है वो काफ़ी बढ़ जाती है और आमतौर से यहाँ पे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। यहाँ इसी जगह हमारे को सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। अब विषुवत रेखा के समानांतर हमारे को ये पता है कि ऊपर की तरफ, मैंने ये बताया था आपको पिछले वीडियो में कि आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ इसके पैरेलल लाइंस चलती है। और ये लाइंस आपका कहाँ तक चलती है? आपका उत्तरी ध्रुव तक चलती है। फिर आपका जो निचला जो पोर्शन है यानी कि इसका जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें भी विषुवत रेखा के समानांतर आपके रेखाएं चलती है। यानी ये विषुवत रेखा है, इसको हम 0 डिग्री भी कह देते हैं। इसके समानांतर दक्षिण की ओर आपका रेखाएं चलती है। और ये सारी जो रेखाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अंग्रेजी में हम इनको क्या कहते हैं? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और हिंदी में हम इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये जो अक्षांश रेखाएं ये क्यों बनाई जाती है, आपने इसमें ये याद रखना है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में आपका ये वाला जो भाग है, इसमें हमारे को जनरली अक्षांश रेखाओं से ये पता लगता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग गर्म है, कौन से भाग में गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है, और कौन सा भाग ठंडा है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे 0 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री से लेकर आपका लगभग मैं इतना कह सकता हूँ कि ऊपर की ओर यानी कि इतना 23.5 डिग्री ऊपर, और नीचे की तरफ भी आपका 23.5 डिग्री मैं कह सकता हूँ नीचे दक्षिण की ओर। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण होगा, ये मैंने बात आपको बताई थी। तो उत्तर और दक्षिण इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इनको हम कर्क रेखा कहते हैं। जो आपका 23.5 डिग्री उत्तर में है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह देते हैं। और जबकि नीचे वाली जो रेखा है 23.5 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मकर रेखा हिंदी में कहते हैं। जबकि इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब ये जो 23.5 डिग्री है, ये वाली जो रेखा है, तो इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, 23.5 डिग्री रेखा के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, ये जो 23.5 डिग्री है, यहाँ पे मैं आपको इजी करने के लिए 23.5 डिग्री लिख देता हूँ, और ऊपर भी आपका ये 23.5 डिग्री है, तो इसको हम मकर रेखा कह देते हैं। यानी कि विषुवत रेखा और आपका जो उत्तर में कर्क रेखा है,
और नीचे जो आपका मक्का रेखा है, इतना जो एरिया है ये सही मायने में कैसा माना जाता है, एक गर्म एरिया माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपका क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है, और क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो ये वाला जो एरिया है इसको हम गर्म क्षेत्र भी कह देते हैं, और हिंदी में हम इसको क्या कह देते हैं, इसको हम उष्ण कटिबंध कह देते हैं। हिंदी में हम इस पार्ट को क्या कह देते हैं, उष्ण कटिबंध कह देते हैं। हिंदी में हम इस पार्ट को क्या कह देते हैं, उष्ण कटिबंध, इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये रेखाएं सिर्फ इसलिए दी है, इसमें सिर्फ हमारे को सूर्य की स्थिति का पता लग रहा है कि हमारा जो सूर्य है आमतौर से इसी जगह आपका स्थिर रहता है, और उसके बाद हमारे को ये पता लगता है कि भाई आपका जैसे इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा जिसमें हम रहते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री से लेकर नॉर्थ में मैं ये कह सकता हूँ कि 66.5 डिग्री तक उत्तर में, और नीचे की तरफ भी आपका 66.5 डिग्री साउथ में, 66.5 डिग्री साउथ में आपका क्या होगा, वो क्षेत्र होगा जहाँ पे सर्दी और गर्मी दोनों पड़ते हैं, सर्दी और गर्मी दोनों पड़ते हैं, और ये आपका नीचे की तरफ भी है, सर्दी और गर्मी दोनों पड़ते हैं। और इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, इनको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंध का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर आपका सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है, यानी कि यहाँ हमारे को सर्दी भी देखने को मिलती है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सन, यानी कि सन का जो नीचे की तरफ आपका जब स्थानांतरण होता है तो हमारे को सर्दी देखने को मिलती है, और जब ऊपर की तरफ आपका स्थानांतरण होता है तो यहाँ पे गर्मी हमारे को देखने को मिलती है, यहाँ हमारे को गर्मी भी देखने को मिलती है। तो इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे को ये भी पता लगता है कि 66.5 डिग्री से यानी कि 90 डिग्री तक, या नीचे को भी आपका 90 डिग्री तक आपका क्या होगा, जो रीजन होगा, जो एरिया होगा वो आपका कैसा होगा, वो शीत रीजन होगा, वो ठंडा रीजन होगा, और ये जो ठंडा रीजन है इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं, इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। और नीचे की तरफ भी आपका क्या देखने को मिलेगा, शीत कटिबंध, यानी कि ये वाला क्षेत्र ये एक ठंडा रीजन है, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध देखने को मिलता है। अब इसमें आपने ये भी याद रखना है कि आपका, क्योंकि इसमें डिग्री के हिसाब से बात किया गया है, इसमें 10-10 का गैप दे दिया गया है, 0, 10 आपका उस तरीके से आपका 20, 30 ऊपर तक आपका 90 डिग्री जाएगा। बट आपने इसमें जो क्वेश्चन आपका जनरली याद रखना है कि 1 डिग्री जो अक्षांश है, 1 डिग्री अक्षांश बराबर है आपका किसके बराबर होता है, ये लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ये लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ये चीज़ आपने थोड़ी सी इसमें ध्यान में रखनी है। और ओवरऑल इससे हमारे को यही पता लग रहा है कि कौन सा जो रीजन है आपका गर्म है, कौन सा आपका ठंडा है, और कौन से में सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है। और ये वाला जो आपका शीतोष्ण कटिबंध का है, इसको इंग्लिश में टेम्परेट जोन भी हम कह देते हैं। जो मैंने गर्म क्षेत्र का बीच वाला उष्ण कटिबंध, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं। और जबकि जो बाहर वाला जो शीत कटिबंध है, ठंडा रीजन, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। और इससे ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव आ गया, ये उत्तरी ध्रुव है। और नीचे की तरफ आपका क्या आ जाएगा, इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ध्रुव। तो हमने ये बात की थी। और दूसरा आपने इसमें क्या मैंने बात की थी, वो की थी मैंने देशांतर रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाएं। अब जैसे मैंने इसमें अक्षांश रेखाओं की बात की है, सिमिलरली हमारे को इसमें इधर भी नीचे की तरफ भी आपका रेखाएं देखने को मिलेगी। और इन रेखाओं में हमने क्या किया, एक रेखा ले ली, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम मध्यांतर रेखा कहते हैं। ये वाली जो बीच की रेखा हो गई मध्यांतर रेखा हम इसको कहते हैं, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है, इसमें आपका क्या है, इस तरीके से इसमें भी आपका जो रेखाएं हैं वो आपका
दोनों तरफ को देखने को मिलती है। और मैंने पिछले लेक्चर में, आपने ये भी ध्यान में रखना, ये भी आपको बताया था कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, संख्या होती है, क्योंकि ऊपर को भी 90 है, नीचे को भी 90 है, तो आपका कितना हो गया 180, यानी कि आपका इक्वेटर को लगा के 181 हो जाएगी। उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वैसे ही आपका जैसे मध्यांतर रेखा है यहाँ पे, यानी कि आपका, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखा में मुझे ये पता लग रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ये रेखाएं हैं, ये आपका प्राइम मेरिडियन के साथ साथ ऐसी आपका दोनों ओर हमारे को देखने को मिलती है। और ये रेखाएं जो कुल होती है, ये लगभग कितनी होती है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या होती है 360 होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, इधर को भी 180 होगी और इधर को भी 180 होगी। टोटल आपका कितनी होगी 360, एक्सक्लूडिंग आपका प्राइम मेरिडियन में, यानी कि मध्यांतर रेखा का मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये जो रेखाएं हैं इनको बनाने की क्या ज़रूरत थी। अब जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे को कहीं आपका दिन देखने को मिलता है, कहीं रात देखने को मिलता है, तो कहीं आपका सुबह का समय अभी हो रहा है। तो अलग अलग जो आपका समय है वो अलग अलग एरिया में हमारे को देखने को मिलता है। तो उस समय को हम कैसे निर्धारित करते हैं, वो हम देशांतर रेखा के द्वारा ही करते हैं। तो देशांतर रेखाओं में मैंने अगर ये वाली रेखा की मैंने बात की है, तो इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री मान लेते हैं, जो आपको ग्लोब के सामने दिखाई देगी। ये आपका क्या हो गया, मध्यांतर रेखा। अब ये जो मध्यांतर रेखा है, इसके दोनों ओर हमने क्या किया, ये जो 360 था, 360 को हमने क्या किया, 360 को हमने आवर्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि 24 आवर्स से अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो आपका लगभग कितना आ जाता है, 15 डिग्री आ जाता है, 15 डिग्री आ जाता है। तो इसमें मतलब 1 आवर आपका लगभग कितना, क्योंकि हमने आवर में डिवाइड करना है। 24 में अगर 360 है, मान लो 24 में 360 है, 24 में आपका कितना हो गया 360, तो आपका 24 आवर में अर्थ में मतलब हम कितना हम जा रहे हैं, लगभग 360 ऐसे मान लो। तो 1 में हम जाएंगे 360 अपॉन 360 बटा कितना जाएंगे 24। तो यहाँ पे आपका जो 1 आवर है, ठीक है, जो 1 डिग्री है, 1 आवर है, लगभग आपका 1 आवर कितना आ जाएगा, लगभग आपका 15 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जो पूरा इसमें जो जोन होंगे वो आपका कैसे बनाएंगे, 1 आवर के हिसाब से, यानी कि क्योंकि हमने 24 घंटे में इसको डिवाइड किया है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 1, इस तरीके से हम बना सकते हैं इसमें, जैसे 1, फिर आपका 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, फिर आपका 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, आपका 12, ये यहाँ पे आ गया। इधर को भी हमने 12 जोन बना दिए 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमने क्या किया, इस तरीके से आपका बना दिया है, यानी कि इस तरीके से ये हमारे को जोन पता लग रहे हैं, इस तरह के ये आपके जोन आपका बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की है। अब इसमें लेकिन आपने याद रखना है कि कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब आपका यहाँ से यहाँ के लिए आने में अगर मान लो 1 आवर लगता है, तो इट मीन्स आपका क्या है, मैं 15 डिग्री की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने 15 का टेबल लगाना है, जैसे 15 है, 15 दूनी 30 हो गया, 15 3 45 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, फिर आपका 75 हो गया, फिर आपका कितना हो गया 90 हो गया, फिर आपका 105 हो गया, फिर आपके 120 हो गया, फिर आपके 135 हो गया, फिर आपके 150 हो गया, फिर आपका 165 हो गया, और पीछे को यानी कि जो मध्यांतर रेखा इसके पीछे को आपका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी हम देखेंगे, यहाँ पे भी हमारे को 15 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री,
फिर आपका 60 डिग्री, ठीक है, फिर आपका 75 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री, फिर आपका 105 डिग्री, फिर आपका 120 डिग्री और 135 डिग्री, 135 डिग्री और आपका 150 डिग्री, 165 डिग्री और इधर आपका 180 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे को देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो मैंने बनाई है मध्यांतर रेखा, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्थान कितने डिग्री पर स्थित है और वहाँ पे समय कितना होगा। ठीक है, लेकिन उस समय का जो निर्धारण है वो आपका किससे किया जाता है? इसी से, आपका मध्यांतर रेखा से। ठीक है, यानी कि लंदन के पास आपका जो GMT है, जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है, वहीं से पूरे विश्व का जो समय है वो निर्धारित होता है। उसको एक मानक समय मान लिया है पूरे विश्व ने, और यहीं से हम देखेंगे कि भाई कौन सा एरिया कितनी दूरी पर है और वो कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है और वहाँ पे समय कितना होगा। तो इसमें आपको ओवरऑल आपने इस टेबल को आपने लिख देना है जब भी आप समय को निकालोगे। अब मैंने इसमें क्योंकि कहा आपको कि भाई 360 को हमने 24 आवर से डिवाइड किया, यानी कि 1 आवर निकालने के लिए, तो 1 आवर आपका 15 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ, तो 15 डिग्री अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ इजिकल टू आपका बराबर है कितना हो गया, 15 डिग्री बराबर है कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 आवर यानी कि 60 मिनट। तो आपका 1 जो डिग्री है, अगर मैं इधर को जाता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा, 60/15 यानी कि ये आपका 4 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका मेनली इसमें क्या है, समय को निकालने के लिए ही एक ये जो लाइनें हैं, जो इस प्रकार की लाइनें हैं वो दे दी गई है। तो इन लाइनों में हम ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि भारतीय जो मानक समय है, एक तो होता है GMT ग्रीनविच मीन टाइम, एक होता है आपका ग्रीनविच समय होता है। तो ग्रीनविच समय और जो आपका भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय में लगभग हमारे को ये पता लगता है कि 5.5 घंटे का फ़र्क है, 5.5 घंटे का या आवर्स का फ़र्क हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो मैंने ग्रीनविच या मानक का समय बताया, तो इसमें आप समय निकाल सकते हो आपका, क्योंकि मैंने इसमें ये कह सकता हूँ कि जो भारतीय मानक समय है वो आपका किससे लिया जाता है, यानी कि यहाँ से, यानी कि 82.5 डिग्री से हाफ डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व से हम भारत के समय को निर्धारित करते हैं। तो आपके ये सारे जो 82 जो डिग्री है, ये हमारा क्या है कि जो मध्यांतर रेखा है वो भारत में आपका एक नैनी जगह है, इलाहाबाद के पास, नैनी इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद में बात कर सकता हूँ, आज की डेट में प्रयागराज मैं कह सकता हूँ। तो प्रयागराज से हमें ये पता लगता है कि जो नैनी वाला जो क्षेत्र है वहाँ से हमारी 82.5 डिग्री यानी कि ये वाली जो मध्यांतर रेखा है वो गुजर रही है। और वैसे अगर हम देखें इंडिया में हमारे को 3 समय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपका अलग अलग फ़र्क है। वो आपका किसके ऊपर निर्भर करता है, सूर्य की स्थिति पे। जैसे आपका सूर्य अरुणाचल प्रदेश में पहले आ जाएगा और गुजरात में आपका 2 घंटे बाद आएगा। और इसके अलावा आपका जो मध्य भारत है उसमें भी आपका समय में आपका काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में या भारत में कहीं भी आपका कोई भी समय हो, हम उसको किसके अनुसार मानेंगे, भारतीय मानक समय के, जो कि आपका 82.5 डिग्री आपका पूर्व में है। और वहाँ पे जितना समय होगा दूसरी जगह, चाहे आपका कोई भी फ़र्क पड़े, आपका दूसरी जगह गुजरात में भी उतना ही समय होगा और अरुणाचल प्रदेश में भी हमारे को वही समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में हमारे को अलग अलग जोन देखने को मिलते हैं। कहीं आपका 6 जोन है, 6 समय क्षेत्र है, जैसे आपके इसमें कनाडा वगैरह में 11 समय क्षेत्र हमारे को रूस वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो वो तो आपका कंट्री के हिसाब से उनका वो कितना एक्सपेंशन है, कितनी बड़ा देश है, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, समय को निर्धारित करते हैं। तो अब एग्जांपल के लिए मैं इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे। आपने थोड़ा सा ये याद रखना है, अगर मान लो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर आपका जो 0 डिग्री मध्यांतर रेखा है, अगर यहाँ पे मैं ये कहता हूँ
कि मान लो 2 बज रहे हैं, यानी कि 2 आपके कब के, दोपहर के, मैंने यहाँ 2 PM लिख लिया, यानी कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो उस हिसाब से 1 घंटा हम इधर को जाएंगे तो बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ आपका 2 यानी कि ईस्ट की तरफ आपका क्या होगा, समय बढ़ेगा, वेस्ट की तरफ कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए अब यहाँ देखो, जो आपका ये वाला समय है तो 2 PM, तो 2 PM अगर यहाँ हुए तो आपका इधर 1 डिग्री पे आपका कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 15 डिग्री पे 1 आवर पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम आपका हो जाएगा 3 PM, यानी कि 3 बजेंगे। जबकि इधर को अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका अगर 2 PM है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा, इधर आपका 12 PM हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका समय आपका वेरी करेगा। दूसरे हम ये भी कह सकते हैं कि आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कितनी डिग्री पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, ये आपका 180 डिग्री, यानी कि जो आपका ये मध्यांतर रेखा की जो पीछे की तरफ जो रेखा होगी ग्लोब में, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब भी मैं क्या करूँगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जाऊँगा तो समय कम हो जाएगा, इधर को आऊँगा तो समय बढ़ जाएगा। तो ये हमारे इसमें जो हमारा पृथ्वी ग्रह है उसके बारे में पता लगा। और इसके अलावा एक चीज़ हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिससे संबंधित क्वेश्चन आपसे मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। और वो जो प्रश्न है उसमें क्या है, उसमें प्रश्न ये था कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, और वो हमारी कैसे रक्षा करता है, और वो हमारी कैसे रक्षा करता है, रक्षा करता है। इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी पृथ्वी है, वैसे तो हम आगे भी इसको इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपका ये क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। ये जैसे मान लो हमारी पृथ्वी है, ये अगले उसमें भी हम करेंगे। तो जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी को अगर हम उसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो उसमें 3 भाग हमारे को देखने को मिलता है। जैसे आपका भूपर पट्टी था, ऐसे एक आपका ये वाला पार्ट हो गया भूपर पट्टी, इसको हम भूपर पट्टी कह देते हैं। ये हो गया आपका, इसको हम कहते हैं मध्य भाग, या इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कई जगह आपका हिंदी में लिखा हुआ मेंटल भी मिलेगा, इसको हम मेंटल भी कह देते हैं। और एक इसका आंतरिक भाग होगा, तो आंतरिक भाग को हम क्या कह देते हैं, क्रोड कहते हैं, क्रोड कहते हैं। अब जो क्रोड है, क्रोड हम 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक हमारे को आंतरिक क्रोड, यह क्योंकि मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ इसलिए एक हमारे को इसमें आंतरिक क्रोड देखने को मिलता है। ये वाला आपका आंतरिक हो गया, और ये आपका बाह्य क्रोड है, ये आपका आंतरिक हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका आंतरिक क्रोड है, आंतरिक क्रोड है। और दूसरा आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बाह्य क्रोड, ये आपका बाह्य क्रोड हो गया। अब अगर मैं आंतरिक या बाह्य क्रोड की बात कर रहा हूँ, ये हमारे को पता होना चाहिए कि अगर मैं आंतरिक क्रोड की बात कर रहा हूँ, आंतरिक क्रोड का जो तापमान है, आंतरिक क्रोड का जो तापमान है वो लगभग कितना है, वो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, जितना सूर्य के धरातल का तापमान है उतना ही पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि आंतरिक क्रोड का तापमान है। अब
इसके अलावा हमारे को ये भी पता लगता है जो आंतरिक क्रोड है, अगर ये इसका तापमान ज़्यादा है तो आपका मैं ये भी कह सकते हैं इसका घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ लगभग आपका 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर इसका जो घनत्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे को अर्थ के भाग में यहीं पे सबसे ज़्यादा घनत्व देखने को मिलता है। और इसी वजह से इस क्षेत्र में क्या होता है कि तापमान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो तापमान कितना होता है, तापमान यहाँ पे होता है लगभग 3.8 यानी कि 3.8, उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब यहाँ पर क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी कि 3.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे उत्पन्न होता है। और यहाँ पर इतना तापमान होने के बावजूद भी, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान जो कि सूर्य के धरातल के बराबर तापमान है, उतना तापमान होने पर भी हमारा जो आंतरिक क्रोड है वो आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तापमान लगभग इतना उत्पन्न हो रहा है। जबकि जो हमारा बायो क्रोड है उसका घनत्व भी आपका कम हो जाएगा, यानी कि घनत्व आपका लगभग इसमें आपका कितना हो जाएगा, 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 10 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और अगर जिस जगह मैंने ये भी बताया था पिछले लेक्चर में आपको, जिस जगह आपका घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पे तापमान भी अधिक होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तापमान आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका तापमान यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस के करीब यहाँ पे तापमान होगा। लेकिन इसके तुलना में जो आंतरिक आपका क्रोड होगा इसकी तुलना में तापमान यहाँ पे कम हो जाएगा। और ये जो आपका बायो क्रोड है आपका किस अवस्था में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका द्रव अवस्था में। यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कितना हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब यहाँ पे होगा आपका लगभग 2.8 वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब यहाँ पे देखने को मिलेगा, दाब यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जो कि इससे लगभग आधा है। जो आंतरिक आपका जो दाब है वायुमंडलीय दाब उसका लगभग आधा है। और आंतरिक हो चाहे बायो हो, दोनों में हमारे को, आंतरिक क्रोड की बात करूं चाहे बायो क्रोड की बात करूं, यहाँ हमारे को दो चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलता है आंतरिक या बायो क्रोड में, यहाँ पे हमारे को निकल भी देखने को मिलता है, प्लस यहाँ हमारे को आयरन भी देखने को मिलता है। तो हमारे को यहाँ पे आयरन भी देखने को मिलता है, निकल और आयरन, निकल और फेरस, यानी कि आपका लोह धातु भी देखने को मिलती है और आपका निकल भी देखने को मिलता है। लेकिन आपका क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी घूम रही है, तो घूमने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपका जो बाह्य क्रोड है, बाह्य क्रोड से क्या होता है, एक संवहनीय धारा निकलती है जिसको हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। तो अब ये आपका जैसे बाह्य क्रोड की ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आपका क्या है, एक आपका, अब जैसे ये आपका है, ये आंतरिक क्रोड है और ये आपका हो गया बाह्य क्रोड, ये वाला बाह्य क्रोड हो गया। तो आपका क्या होगा कि जब हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है और अंदर हमारे पास क्या है, भारी तत्व देखने को मिल रहे हैं, जैसे लोह धातु है या आपका जो निकल है वो हमारे को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, उस मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि इस आंतरिक क्रोड में क्या होगा कि यहाँ से एक ऊर्जा का फ्लो निकलेगा, यानी कि यहाँ से एक आयनीकृत आपका क्या है, एक धारा यहाँ से प्रवाहित होगी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, जिससे हम संवहनीय धारा कहते हैं। तो आपका वो धारा इस तरीके से आपका क्या होगी, ऊपर की ओर आपका फ्लो करेगी या प्रवाहित होगी, या नीचे की तरफ आपका प्रवाहित होगी। और इस धारा को हम क्या कहते हैं, संवहनीय धारा, संवहनीय धारा के रूप में, संवहनीय धारा के रूप में आप ये प्रवाहित होगा, संवहनीय धारा के रूप में आपका संवहनीय धारा, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आपका बायो जो क्रोड है वहाँ से कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपका उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर। और इससे ही हमारा ये जो आयनीकृत जो हमारा जो धारा है, या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ विद्युत जो चुंबकीय धारा है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसका क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र, इसकी भाई हमारे को क्या ज़रूरत पड़ गई,
अब चुंबकीय क्षेत्र वैसे हम क्या करते हैं, हम अपने जब हम मास और इसकी भार की बात करते हैं तो हमारा जो भार है, भार हमारा किसके कारण होता है, वो हमारे पृथ्वी के गुरुत्व के कारण होता है, यानी कि ग्रेविटी के कारण होता है। तो वो भी आपका इन भारी तत्वों की वजह से ही होता है। इसी से क्या है, हमारी पृथ्वी में खींचने की शक्ति है। ये मैं भौगोलिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। अब लेकिन आपका यहीं से आपका वो जो एक समयानीय धारा थी जो आपको उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित हो रही है, इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हमारे लिए कैसे लाभप्रद है, मान लो जैसे ऊपर से सूर्य का जो बाहरी भाग है, ठीक है, जिसको मैंने कोरोना भी कहा था, तो या क्रोमोस्फियर, वहाँ से आपका क्या है, या वरुण मंडल मैंने हिंदी में कहा था, वहाँ से आपका क्या है कि सौर ज्वालाएं निकलती है या सौर धाराएं आपका काम प्रवाहित हो रही है, पृथ्वी के वायुमंडल की ओर प्रवाहित हो रही है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में अगर वो पहुंच जाती वो धाराएं, तो उससे क्या हो जाता कि यहाँ पे काफ़ी नुकसान होता, बहुत सारी चीज़ें जल जाती, हम लोग जल जाते। तो उससे बचने में हमारी कौन सहायता करता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र आपका रक्षा करता है, यानी कि ऊपर से जो आपका सोलर फ्लेयर्स यानी कि सौर ज्वालाएं पृथ्वी के ऊपर आ रही है, जिनकी जो इंटेंसिटी है, जिसकी जो तीव्रता है वो इतनी ज़्यादा है जिससे हम जल सकते हैं, तो उनको पृथ्वी में आने से पहले ही ये हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का घराव है दोनों ओर पृथ्वी के, ये हमारी पृथ्वी है, इसके दोनों ओर हमारे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, ये पृथ्वी है, इधर को चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव हमारे को देखने को मिलता है, और इधर को भी आपको चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से जब वो फ्लेयर्स आपका यहाँ आ रही है तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है ये क्या करता है, उन सौर ज्वालाओं को यहाँ से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि दूसरी ओर फेंक देता है, जिससे ये हमारी पृथ्वी पर नहीं आती है और हम लोग जलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हमारे को ये पता लगा कि कैसे आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका हमारी सूर्य से आने वाली सौर ज्वालाओं से रक्षा करता है या सौर पवनों से रक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे को काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें एक चीज़ और याद रखने की वाली बात है कि इसमें हमारे को एक और चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने चुंबकीय क्षेत्र की बात की है, तो चुंबकीय क्षेत्र में मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब जो पृथ्वी के चारों ओर आपका इस तरीके से आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का एक घराव बन गया। ठीक है, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब जैसे ये वाला जो पहला क्षेत्र होगा, ये वाला जो भारी भाग है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम बो शॉक कहते हैं, इसको हम बो शॉक कहते हैं। अब बो शॉक का मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, इसको हिंदी में अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ बायो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। वैसे आपका ये जैसे बुकों में मैंने देखा तो इसमें आपका बो शॉक ही लिखा गया है, यानी कि इंग्लिश का वर्ड ही इसमें भी यूज़ किया गया है, बो शॉक। तो आपका बो शॉक जो है ये वो क्षेत्र है इस चुंबकीय क्षेत्र का भारी भाग, जब आपका सोलर फ्लेयर्स आएगी, ऊपर से जब सौर ज्वालाएं पृथ्वी की तरफ आएगी, वैसे तो आपका क्या होगा, इस बो शॉक से, ठीक है, जो बो शॉक है उसी से ये बाहर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर नहीं आती है, पृथ्वी से बाहर चली जाती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ उच्च तीव्रता वाली जो आयनीकृत या विद्युत चुंबकीय जो आपके धाराएं हैं वो आपका कहाँ आ जाती है, वो आपका या विकिरणें हैं वो कहाँ आ जाती है, वो आपका बो शॉक से अंदर आ जाती है, बो शॉक से या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से गुजर कर अंदर की तरफ आ जाती है। और ये किस क्षेत्र में आती है, इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय मंडल, चुंबकीय मंडल कहते हैं, इसको हम चुंबकीय मंडल कहते हैं। अब चुंबकीय मंडल में आ जाती है। ठीक है, चुंबकीय मंडल में हमारे को क्या है, बहुत सारे इसमें हमारे को आयनीकृत उच्च तीव्रता वाले जो कण हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो आपका लास्ट है, जो ये वाला एरिया होगा, ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वॉन एलन बेल्ट कहते हैं, एलन पेटी कह देते हैं। और ये जो वॉन एलन पेटी है, कभी भी इससे अंदर आपका ये जो चुंबकीय तरंगे हैं, ये आपका कभी भी इससे अंदर हमारी पृथ्वी पर नहीं आ सकती है। ठीक है, ये वाली जो एरिया बना दिया है मैंने, ये वॉन एलन बेल्ट है। आपका लास्ट आपका जो अगर वो उच्च तीव्रता वाली जो विकिरणें हैं या आपका ज्वालाएं हैं, वो सिर्फ केवल इसी क्षेत्र तक आ सकती है, इससे अंदर वो नहीं आ सकती हैं। तो इस तरीके से आपने क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को ध्यान में रखना है कि वो कैसे बनता है और कैसे हमारे को वो सहयोग देता है और उसके कौन कौन से भाग है। जैसे मैंने आपका बायो चुंबकीय क्षेत्र का जिक्र किया, जिसको मैंने बोर-शॉक का, और आपका चुंबकीय मंडल हो गया और वॉन एलन बेल्ट। अब ये हमारा जो पृथ्वी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ इसमें चंद्रमा की बात। अब इसमें बात हो रही है चंद्रमा की। अब चंद्रमा जो है, अगर हम आंतरिक ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र ग्रह या उपग्रह हमारे को देखने को मिलता है। वैसे मंगल के भी हम ग्रहों की चर्चा करेंगे। तो अब चंद्रमा के बारे में ये कह सकता हूँ कि यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है, या उसको मैं ये भी कह सकता हूँ, यह पृथ्वी का एक तरह का टुकड़ा भी इसको मैं कह सकता हूँ। अब ये जो चंद्रमा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये क्या करता है कि पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है और सूर्य की परिक्रमा भी ये कहीं ना कहीं कर रहा है। तो अगर मैं पृथ्वी के चारों ओर की बात करूं तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हमारे को ये पता लगेगा कि ये पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी की जो परिक्रमा का जो समय है चंद्रमा का, पृथ्वी का परिक्रमा समय आपका लगभग कितना है, ये आपका 27 यानी कि 27 दिन 6 घंटे और 43 मिनट, ये समय लगभग आपका ये अपने अक्ष पे घूमने में लगाता है। ठीक है, अपने अक्ष पे घूमने में ये कितना समय लगाता है। पृथ्वी की परिक्रमा का समय भी यही है, या मैं कह सकता हूँ कि चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूमने का समय ये आपका लगभग कितना है, ये भी लगभग इतना ही है। और ये आपका 27 दिन, ये 6 घंटे या 7 घंटे भी कह सकता हूँ मैं, कुछ बुकों में आपको 7 घंटे भी मिलेगा, या 43 मिनट का समय लगाते हैं। और इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, इसे हम नक्षत्र मास कहते हैं। यानी कि अक्ष पे घूमने का जो समय है वो भी आपका लगभग इतना ही है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसको हम नक्षत्र मास कहते हैं। ठीक है, ये हमारा नक्षत्र मास हो गया। और इसके अलावा कि अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें सूर्य के संदर्भ में, तो उसमें लगभग कितना समय लगता है। चंद्रमा का समय या चंद्रमा की स्थिति सूर्य के संदर्भ में लगभग आपका इसमें कितना समय लगता है, इसमें लगता है लगभग 29.53 दिन, यानी कि 29.53 दिन इसमें लगता है। और इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम चंद्रमास कहते हैं। जैसे ये नक्षत्र मास था, ये चंद्रमास है, इससे हम चंद्रमास कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। बाकी हम इस विषय को हम नेक्स्ट
जो हमारा वीडियो होगा उसमें इसकी चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही।